तो मध्य पूर्व में विनाशक ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को शांति प्रस्ताव भेजकर तुरंत रेस्पॉन्स की मांग की है, तो दूसरी तरफ जानकारी है कि हॉर्मुज को वॉर सेंटर बनाकर 29 युद्धपोतों से घेराबंदी कर दी गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद इजराइल ईरान पर पहला हमला कर सकता है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि या तो शर्तें मानो या फिर संपूर्ण तबाही के लिए तैयार रहो। कतर से लेकर डिएगो गार्सिया तक अमेरिकी बॉम्बर्स वॉर रेडी मोड में हैं, जबकि भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी वॉरशिप ईरान विध्वंस के लिए तैयार हैं। सबसे पहले समझिए ऑपरेशन 29 क्या है। पेंटागन ने ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के बाद घेराबंदी शुरू कर दी है। हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए सीक्रेट मिशन शुरू किया है। ईरान को काबू करने के लिए सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। अमेरिका ने 29 युद्धपोत ईरान पर अंकुश लगाने के लिए लगाए हैं, जिनमें कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और ट्रांसपोर्ट शिप भी है। 50% ईरान की तबाही का दावा अमेरिका करता रहा है, तो क्या अब बाकी के 50% ईरान को तबाह करने की तैयारी है? क्या ईरान का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाने जा रहा है अमेरिका? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होने के दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान हमारी तमाम शर्तें मान ले या फिर अपनी तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान को समझना होगा इस बार हमारे हमलों की तीव्रता निर्णायक होगी, जिससे बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। 5 मोर्चों पर युद्धपोत तैनात किए गए हैं। पहली जल छावनी भूमध्य सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। दूसरी जल छावनी लाल सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदेब के पास लगाए गए हैं। तीसरी जल छावनी हिंद महासागर में है, जिसमें 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 1 डॉक लैंडिंग शिप और 1 एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथी जल छावनी अरब सागर में है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात है। उसकी फ्लीट में 7 डिस्ट्रॉयर, 2 लिटरल कॉम्बैट शिप और 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है। इसके अलावा 1 एम्फीबियस असॉल्ट शिप और 1 डॉक लैंडिंग शिप भी है। 5वीं जल छावनी ओमान की खाड़ी में है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के सबसे पास है। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। पहले दिन से हम अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करना सबसे पहला लक्ष्य है। ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ईरान के हमलों से तबाही को अमेरिका ने दुनिया से छिपाया है। अब सामने आया है ईरान ने 15 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इसके अलावा 228 इमारतों पर हमले करके नुकसान पहुंचाया था। इन हमलों में ईरान ने 10 हैंगर जला डाले थे, 5 ऑयल डिपो खाक कर दिए थे। अरब देशों में अमेरिका के 6 कमांड सेंटर तबाह किए गए थे। बहरीन में मौजूद 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया गया था। 5 रिफ्यूलिंग टैंकर को भी नुकसान पहुंचा था। 6 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे। 7 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए थे। इन हमलों में 28 बैरक भी तबाह हो गए थे। यही वजह है कि हॉर्मुज में हलचल बढ़ गई है। साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका ने बॉम्बर्स वॉर रेडी कर दिए, जिसमें कतर का अल उदैद बेस की दूरी तेहरान से 190 किलोमीटर है, जहां 8 B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं। इसी तरह डिएगो गार्सिया पर 6 B-52 बॉम्बर्स हमले के लिए तैयार हैं। इस बेस की ईरान से दूरी 3700 किलोमीटर है, जबकि ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट एयरबेस पर 15 B-1B B-52H बॉम्बर्स भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। इस बेस की ईरान से दूरी 4000 किलोमीटर है। हॉर्मुज में इस वक्त सिर्फ जहाजों की आवाजाही नहीं चल रही, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच ताकत की सबसे बड़ी जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हॉर्मुज पर अमेरिकी दबदबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पहले अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद हुआ, फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रुक गया। खाड़ी देश के सहयोगी देशों ने अमेरिका को बेस और एयरबेस देने से भी इनकार कर दिया। अब इसी बीच ईरान ने दावा कर दिया है कि हॉर्मुज अब उसकी शर्तों से चलेगा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की हॉर्मुज रणनीति फेल हो गई है, और क्या ईरान ने अमेरिका को पीछे हटाकर इस जंग में बढ़त हासिल कर ली है? पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हुआ, अब प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रुक गया। ट्रंप ने ईरान को सीज फायर प्रस्ताव भेजा, लेकिन ईरान लगातार ये संदेश देता रहा कि हॉर्मुज अब उसकी शर्तों पर चलेगा। अब सवाल है कि क्या ट्रंप खाड़ी में सीधे टकराव और लंबी जंग में फंसने से घबरा गए हैं, और क्या हॉर्मुज में अमेरिका की समुद्री रणनीति
ईरान की व्यूह रचना के सामने कमजोर पड़ गई है। पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान को सीज फायर प्रस्ताव भेजा, फिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है और उसके कुछ ही समय बाद खुद ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की घोषणा करनी पड़ी। यानी अब अमेरिका के दोनों बड़े ऑपरेशन रुक गए हैं। ईरान की एक पहचान तीरंदाज अराश की मूर्ति से है। मान्यता है कि तीरंदाज अराश के तीर से ही ईरान की सीमा तय हुई थी और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के हमले से अरब देशों की सुरक्षा करने वाली ढाल टूटकर बिखर गई है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस मिशन के जरिए अमेरिका होर्मुज में अपनी ताकत दिखाना चाहता था, उसी मिशन से उसके सबसे करीबी सहयोगी पीछे हटते दिखाई दिए। सऊदी अरब ने एयर स्पेस नहीं दिया, कुवैत ने अमेरिकी बेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, ओमान ने सैन्य सहयोग से दूरी बना ली और यूएई को डर है कि अगर जंग बढ़ी तो ईरानी हमले सीधे खाड़ी के शहरों और तेल ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। यानी अमेरिका के साथ खड़े रहने के बजाय अरब देश खुद को बचाने की रणनीति बनाते दिखाई दिए और इसी के बाद ट्रंप को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा। उधर 316 दिन की लंबी तैनाती के बाद यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी वापस लौट रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या होर्मुज में अमेरिका पीछे हट गया? एपिक फ्यूरी ईरान के हमलों के डर से बंद किया गया है। ईरान ने 4 मई को ही सीज फायर तोड़ दिया था। ईरान ने हाइब्रिड वॉर शुरू किया। यूएई के फुजैरा बिजली प्लांट पर हमला हुआ। तेल टर्मिनल का उत्पादन 30% तक घट गया। यूएई का मुख्य डीसैलिनेशन प्लांट रुक जाने से बोतल बंद पानी 40% महंगा हो गया। कई बड़े होटल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पानी इस्तेमाल पर बंदिश लगानी पड़ गई, लेकिन अमेरिका चुप्पी लगाए रहा। डर था कि ईरान के हमले अरब को तबाह कर देंगे और अमेरिका सभी को सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। अरब के बड़े तेल ठिकाने, बंदरगाह, समुद्री रूट और अरब देशों के बड़े शहर सीधे ईरान के निशाने पर आ सकते थे। दबाव काम नहीं आया और समझौता हो नहीं सका। आखिरकार अमेरिका को पीछे हटने का संकेत देना पड़ा और अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने से पहले ही फेल हो गया? अब होर्मुज में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ ईरान है जो कह रहा है कि समुद्र का रास्ता वही तय करेगा। IRGC ने नई चेतावनी दी है कि अमेरिका का खतरा खत्म होने तक होर्मुज से जहाजों की आवाजाही ईरान के नियमों से ही होगी। इस दौरान ईरान के रडार, पेट्रोल बोट्स और टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम लगातार सक्रिय है। दूसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले FA-18 सुपर हॉर्नेट ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी टैंकर पर बमबारी की है। अमेरिकी दावे के मुताबिक चेतावनी के बाद भी जहाज नहीं रुका, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। लेकिन होर्मुज में अमेरिका और ईरान के इस शक्ति प्रदर्शन की वजह से अब तक कम से कम 52 व्यापारिक जहाजों को रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा है। IRGC ने जहाज मालिकों और कप्तानों को संदेश भेजा है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में आवाजाही ईरान के नियमों के अनुसार होगी। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि होर्मुज पर टोटल कंट्रोल का दावा है। ट्रंप चीन जाने वाले हैं और उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री भी चीन में जाकर बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरान का मुद्दा नहीं सुलझा तो बीजिंग डील का एपिसेंटर बन सकता है। चीन ईरान के मुद्दे पर बिल्कुल संतुलित नीति पर है। चीन न अमेरिका को नाराज करना चाहता है और न ही अरब देशों की शिकायत का मौका उन्हें देना चाहता है। ट्रंप को लग रहा है कि वो ईरान से समझौता नहीं करते हैं तो उनके दौरे के दौरान चीन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि ट्रंप, कुशनर और विटकॉफ की ईरान के नेताओं के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है कि चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के हित में ईरान का समर्थन करता है और राजनयिक माध्यम से राजनीतिक समाधान निकालने के लिए ईरान की कोशिशों की प्रशंसा करता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के दौरान युद्ध, इसे खत्म करने की कोशिश, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा की। और अमेरिका को लेकर शुरुआत से ही चीन की नीति बहुत बैलेंस्ड रही है। इसकी वजह है कि चीन नहीं चाहता कि अरब देश उससे नाराज हो, इसलिए वो खुलकर ईरान का पक्ष नहीं ले रहा।
चीन अरब देशों में निवेश के बड़े अवसर देखता है, जबकि ईरान से तेल खरीदता है। चीन खाड़ी देशों में व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो वहीं ईरान पर पाबंदियों की वजह से उसे बहुत सस्ता तेल मिलता है। अमेरिका और ईरान जंग में उलझे हैं, इससे चीन को फायदा भी है। चीन चाहता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में उलझा रहे, इससे चीन को इंडो पैसिफिक में लाभ होगा। 40 देशों में चीन मजबूती हासिल करेगा। जंग की वजह से अमेरिका को डॉलर का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन व्यापार बढ़ाकर मुनाफा कमा रहा है। ईरान से जंग की वजह से दुनिया में अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। दूसरी तरफ चीन अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ा रहा है। अब जिनपिंग ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, ऐसे में ईरान से तनाव का फायदा उठाएगा चीन। चीन के पास अमेरिका से संबंधों को संतुलित करने का मौका है। तेल गैस पर यूएसए डील की कोशिश होगी। चीन ईरान मुद्दे पर मदद का भरोसा देकर प्रभाव बढ़ा सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर और ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका आर्थिक दबाव, नौसैनिक घेराबंदी और मीडिया के जरिए हमारे देश को झुकाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त कोई भी फैसला लेने से नेताओं को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा इस वक्त किसी सीक्रेट लोकेशन पर हैं और उन तक हर नेता नहीं पहुंच सकता। अब सुप्रीम लीडर के दूर रहने की वजह से ही ईरान के नेता फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मुज्तबा की सुरक्षा की वजह से कुछ ही लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही खुलकर सामने नहीं आए हैं। अब बेहद सीक्रेट तरीके से मुज्तबा तक यूएस से वार्ता की डिटेल भेजी जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुज्तबा गंभीर रूप से जख्मी है और इसीलिए मुज्तबा का जवाब आने में देरी हो रही है और ईरान किसी नतीजे पर पहुंचे इसमें काफी देरी हो सकती है। बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों से गलतियां भी बड़ी होती हैं। ट्रंप ने यही किया है, एक ऐसी गलती जिसकी सजा दुनिया भुगत रही है और जिसका समाधान 2015 वाला ओबामा और ईरान का समझौता ही हो सकता है। सवाल यह है कि ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ जो समझौता तोड़ा, अब वही 39 दिन की जंग और बिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद दोबारा क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या इस बार वैसी ही डील ईरान के साथ हो पाएगी। कई सवाल और संशय हैं और इनकी जड़ें इजरायली जमीन से कैसे जुड़ी हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। ओबामा केयर को बंद किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग किया और ईरान के साथ किया गया JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौता भी खत्म कर दिया। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 ईरान और P5+1 के बीच हुआ। एक पक्षकार ईरान था और दूसरे पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। इस समझौते के तहत ईरान इस बात पर सहमत हुआ कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखेगा ताकि परमाणु बम न बना सके। ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को 98% तक कम करने की शपथ ली। इसके साथ ही यूरेनियम संवर्धन क्षमता को अगले 15 वर्षों के लिए 3.67% पर सीमित करने का वचन दिया। 2/3 सेंट्रीफ्यूज घटाने पर भी ईरान सहमत हुआ। संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंपने पर सहमति बनी। IAEA को अपनी परमाणु साइटों के नियमित निरीक्षण की अनुमति दी गई। अमेरिका और सहयोगी देशों ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया। ईरान के जब्त किए गए अरबों डॉलर भी वापस कर दिए गए। डील टूटने के समय ईरान के पास 300 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम था। 2018 से ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज किया और 2021 तक उसके पास 3000 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम था। इसके साथ ही 67% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का आंकड़ा 450 किलो तक पहुंच गया। ईरान उच्च संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे, ये ओबामा वाले JCPOA समझौते में तय था। ईरान 3.67% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन ना करे, ये सौदा भी ओबामा वाले JCPOA समझौते में हो गया था। ईरान 12 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन 3.67% तक सीमित रखे। JCPOA समझौते में ईरान 15 साल पर सहमत था, यानी शर्तें वही है जो ओबामा के JCPOA में थी। बस ट्रंप ने इजाफा ये किया कि अब संकट में हॉर्मुज का नियंत्रण और जोड़ दिया। 9 मई यानी विक्ट्री डे परेड रूस के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन है। 9 मई को टेंशन पीक पर रहेगी। विक्ट्री डे परेड होगी, लेकिन मॉस्को पर हमले का खतरा भी मंडराता रहेगा, क्योंकि यूक्रेन ने कहा है कि ज़ेपोरिजिया पर हमले के लिए हम बदले को लेने को तैयार हैं। दोनों देश हम पहले ही एक दूसरे के सीज फायर को मानने से इनकार कर चुके हैं। पुतिन ने धमकी दी है कि विक्ट्री डे पर हमले हुए तो कीव को समतल कर दिया जाएगा। रूस ने कीव में लेबनान मॉडल कैसे लागू किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
बेलगोरोद, वोरोनिश, कोर्स्क, ब्रियांस्क, रोस्टोव, सारातोव, रियाजान, कलुगा, ओरियोल, स्कोव, नोवगोरोद, निज़्नी नोवगोरोद, लेनिनग्राद समेत क्रास्नोदर और चुवाशिया शामिल हैं। रूस नहीं चाहता कि विक्ट्री डे परेड के दौरान यूक्रेन को हमले के लिए खुला मैदान दे दिया जाए। साथ ही यूक्रेन के साथ जंग की वजह से रूस ने विक्ट्री डे परेड पर सुरक्षा कारणों से कई बंदिशें लगाई हैं।